अध्याय इव काउंटेस समझाती है, तुम्हारा पेरिस मेरे जंगली जंगलों से ज्यादा खतरनाक है। पॉल, टार्जन ने अपने दोस्त को रुए मौले में अपाचे और पुलिस से मुठभेड़ के बाद की सुबह अपने कारनामों के बारे में बताते हुए कहा। वे मुझे वहां क्यों ले गए? क्या वे भूखे थे? डी अर्नोट ने भयभीत होकर कांपने का नाटक किया, लेकिन वो इस विचित्र सुझाव पर हंस पड़े। जंगल के मानदंडों से ऊपर उठना और सभ्य तरीकों के प्रकाश में तर्क करना कठिन है ना मेरे दोस्त? उसने मजाकिया लहजे में पूछा। सभ्य तरीके? बिल्कुल, टार्जन ने उपहास किया। जंगल के नियम बेतहाशा अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करते। वहाँ हम भोजन और आत्मरक्षा के लिए या साथी पाने और बच्चों की सुरक्षा के लिए हत्या करते हैं। हमेशा, आप देखिए, किसी महान प्राकृतिक कानून के अनुसार। लेकिन यहाँ, फॉफ, तुम्हारा सभ्य आदमी जानवरों से ज्यादा क्रूर है। वह बेतहाशा हत्या करता है, और उससे भी बदतर, वह एक महान भावना, मानव भाईचारे का उपयोग अपने बेखबर शिकार को उसके विनाश की ओर आकर्षित करने के लिए करता है। यह एक साथी की अपील के जवाब में था कि मैं उस कमरे में जल्दी से गया जहां हत्यारे मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे एहसास नहीं हुआ, मैं बाद में लंबे समय तक ये नहीं समझ पाया कि कोई भी महिला इस तरह के नैतिक पतन में गिर सकती है कि उसे अपने संभावित बचावकर्ता को मौत के घाट उतारना पड़े। लेकिन ऐसा हुआ होगा। क्रोकोफ को वहां देखना और बाद में महिला द्वारा पुलिस के सामने मुझे नकारना उसके कृत्यों पर किसी अन्य अर्थ को लगाना असंभव बनाता है। रोकोफ को पता होगा कि मैं अक्सर रूए मॉल से होकर गुजरता हूँ। वह मेरा इंतजार कर रहा था। उसने पूरी योजना बनाई थी, यहाँ तक कि महिला की कहानी तक, ताकि अगर कार्यक्रम में कोई अड़चन आ जाए, जैसा कि वास्तव में हुआ। ये सब मेरे लिए बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, डी अर्नोट ने कहा, अन्य बातों के अलावा, इसने आपको वह सिखाया है जो मैं आपको समझाने में असमर्थ रहा हूँ कि रूए मॉले एक अच्छी जगह है जहाँ अंधेरे के बाद जाने से बचना चाहिए। इसके विपरीत, टार्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, इसने मुझे आश्वस्त किया है कि यह पूरे पेरिस में एक सार्थक सड़क है। मैं फिर कभी इस पर चलने का अवसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसने मुझे अफ्रीका छोड़ने के बाद पहली बार असली मनोरंजन दिया है। ये तुम्हें इतना कुछ दे सकता है कि तुम बिना किसी और यात्रा के भी इसका आनंद ले सकोगे, डी अर्नोट ने कहा। तुम्हारा पुलिस से अभी भी कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। मैं पेरिस पुलिस को इतना अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि तुमने उनके साथ जो किया, उसे वे जल्दी नहीं भूलेंगे। देर सवेर वे तुम्हें पकड़ लेंगे, मेरे प्यारे टार्जन, और फिर वे जंगल के जंगली आदमी को लोहे की सलाखों के पीछे बंद कर देंगे। तुम्हें ये कैसा लगेगा? वे वानरों के टार्जन को कभी भी लोहे की सलाखों के पीछे नहीं बंद करेंगे, उसने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। उस आदमी की आवाज में कुछ ऐसा था जो उसने कहा कि डी अर्नोट ने अपने दोस्त की तरफ तेजी से देखा। उसने जो देखा वह उसके कठोर जबड़े और ठंडी, भूरी आंखों में था, जिससे युवा फ्रांसीसी को इस महान बच्चे के लिए बहुत आशंका हुई, जो अपने स्वयं के शक्तिशाली शारीरिक कौशल से ज्यादा शक्तिशाली किसी कानून को नहीं पहचान सकता था। उसने देखा कि टार्जन को पुलिस के साथ सही करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई और मुठभेड़ संभव हो। तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, टार्जन, उसने गंभीरता से कहा। चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो, मनुष्य के कानून का सम्मान किया जाना चाहिए। अगर तुम पुलिस की अवहेलना करते रहोगे तो तुम और तुम्हारे दोस्तों को सिर्फ मुसीबत ही मिलेगी। मैं उन्हें एक बार तुम्हारे लिए यह समझा सकता हूँ, और वह मैं आज ही समझा दूंगा, लेकिन इसके बाद तुम्हें कानून का पालन करना होगा। अगर उसके प्रतिनिधि आओ कहें तो तुम्हें आना होगा, अगर वे जाओ कहें तो तुम्हें जाना होगा। अब हम विभाग में मेरे महान मित्र के पास चलेंगे और रूए मॉल के इस मामले को सुलझाएंगे। आओ। आधे घंटे बाद वे दोनों पुलिस अधिकारी के दफ्तर में दाखिल हुए। वह बहुत ही मिलनसार था। उसे टार्जन की याद आ गई, जो दोनों ने कई महीने पहले फिंगरप्रिंट के मामले में उससे की थी। जब डी अर्नोट ने पिछली शाम को हुई घटनाओं का वर्णन समाप्त किया, तो पुलिस वाले के होठों पर एक गंभीर मुस्कान खेल रही थी। उसने अपने हाथ के पास एक बटन दबाया, और जब वह क्लर्क के बुलाने का इंतजार कर रहा था,
तो उसने अपनी मेज पर रखे कागजों में से एक कागज ढूंढा जो उसे आखिरकार मिल गया। यहाँ जॉबोन, उसने क्लर्क के प्रवेश करते ही कहा, इन अधिकारियों को बुलाओ, उन्हें तुरंत मेरे पास आने दो। और उसने उस आदमी को वो कागज थमा दिया जो उसने मांगा था। फिर वह टार्जन की ओर मुड़ा। आपने बहुत गंभीर अपराध किया है महाशय, उन्होंने निर्दयता से कहा, और हमारे अच्छे मित्र द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के बिना मुझे आपको कठोर रूप से दंडित करना चाहिए था। इसके बजाय मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूं जो पहले कभी नहीं हुआ। मैंने उन अधिकारियों को बुलाया है जिनके साथ आपने कल रात दुर्व्यवहार किया था। वे लेफ्टिनेंट डी अर्नोट की कहानी सुनेंगे और फिर मैं यह उनके विवेक पर छोड़ता हूं कि आप पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं। आपको सभ्यता के तौर तरीकों के बारे में बहुत कुछ सीखना है। जो चीजें आपको अजीब या अनावश्यक लगती हैं, आपको उन्हें स्वीकार करना सीखना चाहिए, जब तक कि आप उनके पीछे के उद्देश्यों का अंदाजा न लगा लें। जिन अधिकारियों पर आपने हमला किया, वे सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे थे। उनके पास इस मामले में कोई विवेक नहीं था। हर दिन वे दूसरों की जान या संपत्ति की सुरक्षा में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वे आपके लिए भी ऐसा ही करेंगे। वे बहुत बहादुर लोग हैं और उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि एक निहत्थे आदमी ने उन्हें हरा दिया। तुमने जो किया उसे अनदेखा करना उनके लिए आसान बना दो। जब तक कि मैं कोई गंभीर गलती न करूं, तुम खुद बहुत बहादुर आदमी हो, और बहादुर लोग कहावत के अनुसार उदार होते हैं। आगे की बातचीत में 4 पुलिस वाले आ गए। जब उनकी नज़र टार्जन पर पड़ी तो हर किसी के चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। मेरे बच्चों, अधिकारी ने कहा, ये वही सज्जन हैं जिनसे आप कल शाम रोए मॉल में मिले थे। वह स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने आए हैं। मैं चाहता हूं कि आप लेफ्टिनेंट डी अर्नोट की बात ध्यान से सुने, जो आपको महाशय के जीवन की कहानी का एक हिस्सा बताएगा। इससे आपको कल रात उनके आपके प्रति व्यवहार का पता चल सकता है। आगे बढ़िए मेरे प्यारे लेफ्टिनेंट। डी अर्नोट ने पुलिस वालों से आधे घंटे तक बात की। उसने उन्हें टार्जन के जंगली जंगल के जीवन के बारे में कुछ बताया। उसने उस क्रूर प्रशिक्षण के बारे में बताया जिसने उसे आत्मरक्षा के लिए जंगली जानवर की तरह लड़ना सिखाया था। उन्हें ये स्पष्ट हो गया कि उस आदमी ने उन पर हमला करने में तर्क के बजाय सहज ज्ञान से प्रेरित था। वो उनके इरादों को नहीं समझ पाया था। उसके लिए वे जीवन के विभिन्न रूपों में से किसी से भी थोड़े अलग थे, जिसका वह अपने मूल जंगल में आदी था, जहां व्यावहारिक रूप से सभी उसके दुश्मन थे। तुम्हारे अभिमान को ठेस पहुंची है, डी अर्नोट ने अंत में कहा। सबसे ज्यादा दुख इस बात से होता है कि इस आदमी ने तुम्हें हरा दिया। लेकिन तुम्हें शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें उस छोटे से कमरे में अफ्रीकी शेर या जंगल के महान गोरिल्ला के साथ बंद कर दिया जाता तो तुम हार के लिए माफी नहीं मांगते। और फिर भी आप उन ताकतों से लड़ रहे थे जो बार बार अंधेरे महाद्वीप के इन आतंकों के खिलाफ खड़ी हुई हैं और हमेशा विजयी रही हैं। वानरों के टार्जन की अलौकिक शक्ति के आगे गिरना कोई अपमान की बात नहीं है। और फिर जब वे लोग पहले टार्जन और फिर अपने वरिष्ठ की ओर देख रहे थे, तो बंदर आदमी ने वही किया जो उनके मन में बची हुई दुश्मनी को मिटाने के लिए जरूरी था। वह हाथ बढ़ाकर उनकी ओर बढ़ा। मैंने जो गलती की है उसके लिए मुझे खेद है, उसने सरलता से कहा। आइए हम दोस्त बने। और इस तरह सारा मामला खत्म हो गया, सिवाय इसके कि टार्जन पुलिस की बैरकों में बहुत चर्चा का विषय बन गया और उसने अपने दोस्तों की संख्या में कम से कम 4 बहादुर लोगों की वृद्धि कर ली। डी अर्नोट के अपार्टमेंट में लौटने पर लेफ्टिनेंट को एक अंग्रेज मित्र विलियम सेसिल क्लेटन, लॉर्ड ग्रास्टोक से एक पत्र मिला। दोनों ने जेन पोर्टर की तलाश में उस दुर्भाग्यपूर्ण अभियान पर अपनी दोस्ती के जन्म के बाद से पत्राचार जारी रखा था, जिसे टेरकोज बैल बंदर द्वारा चुराया गया था। डी अर्नोट ने पत्र को पढ़ते हुए कहा, उनकी शादी लंदन में लगभग 2 महीने में होने वाली है। टार्जन को ये बताने की जरूरत नहीं थी कि वे से उनका क्या मतलब था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दिन के बाकी समय वो बहुत शांत और विचारशील था। उस शाम वे ओपेरा देखने गए। टार्जन का दिमाग अभी भी उदास विचारों में डूबा हुआ था। मंच पर क्या हो रहा था, इस पर उसने बहुत कम या बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।
इसके बजाय उसे सिर्फ एक खूबसूरत अमेरिकी लड़की का प्यारा दृश्य दिखाई दिया और सिर्फ एक उदास मीठी आवाज सुनाई दी जो ये स्वीकार कर रही थी कि उसका प्यार वापस आ गया है और वह किसी और से शादी करने वाली थी। उसने अपने अवांछित विचारों से छुटकारा पाने के लिए खुद को हिलाया और उसी क्षण उसने महसूस किया कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अपने प्रशिक्षण के कारण उसने अपनी सहज प्रवृत्ति के साथ सीधे उन आंखों में देखा जो उसे देख रही थीं और पाया कि वे ओल्गा काउंटेस डी कुए के मुस्कुराते चेहरे से चमक रही थीं। जब टार्ज़न ने उसे प्रणाम किया तो उसे यकीन हो गया कि उसकी नज़र में एक आमंत्रण था, लगभग एक निवेदन। अगले अंतराल में उसने उसे उसके बगल में उसके बॉक्स में पाया। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी, वह कह रही थी। मुझे ये सोचकर बहुत तकलीफ हुई कि मेरे पति और मेरे लिए आपने जो सेवा की, उसके बाद भी आपको इस बात का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि उन 2 लोगों द्वारा हम पर किए गए हमलों को रोकने के लिए आपने आवश्यक कदम नहीं उठाए, जो हमारी ओर से कृतघ्नता प्रतीत हुई होगी। तुमने मेरे साथ गलत किया, टार्ज़न ने जवाब दिया। तुम्हारे बारे में मेरे विचार सबसे सुखद रहे हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या उन्होंने तुम्हें और परेशान किया है? वे कभी खत्म नहीं होते, उसने उदास होकर जवाब दिया। मुझे लगता है कि मुझे किसी को बताना चाहिए, और मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानती जो आपके जितना स्पष्टीकरण का हकदार हो। आपको मुझे ऐसा करने की अनुमति देनी चाहिए। यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि मैं निकोलस रोकोव को इतनी अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे यकीन है कि आपने उसका अंतिम रूप नहीं देखा है। वह आपसे बदला लेने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगा। मैं जो कुछ भी आपको बताना चाहती हूँ, वो उसके द्वारा रची गई किसी भी बदला लेने की योजना का मुकाबला करने में आपकी मदद कर सकता है। मैं आपको यह नहीं बता सकती, लेकिन कल मैं 5 बजे महाशय टार्ज़न के घर पहुँच जाऊंगी। कल 5 बजे तक तो बहुत समय बीत जाएगा, उसने उसे शुभ रात्रि कहते हुए कहा। थिएटर के एक कोने से रोकोफ और पॉलविच ने काउंटेस डे कुए के बॉक्स में महाशय टार्ज़न को देखा और दोनों आदमी मुस्कुराए। अगली दोपहर 4:30 बजे एक सांवले दाढ़ी वाले आदमी ने काउंट डी कुए के महल के नौकरों के प्रवेश द्वार पर घंटी बजाई। दरवाज़ा खोलने वाले नौकर ने पहचानते हुए अपनी भौहें उठाईं क्योंकि उसने देखा कि बाहर कौन खड़ा है। दोनों के बीच धीमी बातचीत हुई। पहले तो नौकर ने दाढ़ी वाले व्यक्ति के किसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद कुछ बात नौकर के हाथ से निकलकर नौकर के हाथ में आ गई। फिर नौकर ने मुड़कर आगंतुक को एक छोटे से पर्दे वाले कमरे में ले गया, जहां काउंटेस अक्सर दोपहर में चाय परोसती थी। आधे घंटे बाद टार्ज़न को कमरे में ले जाया गया और कुछ ही देर में उसकी परिचारिका मुस्कुराते हुए और हाथ फैलाए हुए कमरे में दाखिल हुई। मुझे बहुत खुशी है कि तुम आए, उसने कहा। उन्होंने जवाब दिया, कुछ भी नहीं रोक सकता था। कुछ क्षणों तक वे ओपेरा के बारे में, उन विषयों के बारे में बात करते रहे जो उस समय पेरिस का ध्यान आकर्षित कर रहे थे, अपने संक्षिप्त परिचय को नवीनीकृत करने की खुशी के बारे में, जिसकी शुरुआत ऐसी विषम परिस्थितियों में हुई थी, और इससे वे उस विषय पर आ गए जो दोनों के मन में सबसे ऊपर था। आपने सोचा होगा, काउंटेस ने अंत में कहा, रोकोफ के उत्पीड़न का उद्देश्य क्या हो सकता है? ये बहुत सरल है। काउंट को युद्ध मंत्रालय के कई महत्वपूर्ण रहस्यों का जिम्मा सौंपा गया है। उसके पास अक्सर ऐसे कागजात होते हैं जिन्हें हासिल करने के लिए विदेशी ताकतें बहुत पैसा खर्च कर सकती हैं, राज्य के रहस्य जिन्हें जानने के लिए उनके एजेंट हत्या कर सकते हैं और हत्या से भी बदतर काम कर सकते हैं। अब उनके पास ऐसा मामला है जो किसी भी रूसी को प्रसिद्धि और धन देगा जो इसे उनकी सरकार को बता सकता है। रोकोफ और पॉलविच रूसी जासूस हैं। वे इस जानकारी को हासिल करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेंगे। लाइना पर मामला, मेरा मतलब है कि कार्ड गेम का मामला, मेरे पति से मांगी गई जानकारी को ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से था। अगर उसे ताश के पत्तों में धोखाधड़ी करने का दोषी पाया जाता, तो उसका करियर बर्बाद हो जाता। उसे युद्ध विभाग छोड़ना पड़ता। उसे सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता। वे उस पर यह डंडा चलाना चाहते थे, उनकी ओर से यह स्वीकार करने की कीमत कि काउंट दुश्मनों की साजिश का शिकार था, जो उसका नाम खराब करना चाहते थे,
उन्हें वे कागजात मिलने थे जो वे चाहते थे। आपने उन्हें इसमें विफल कर दिया। फिर उन्होंने एक योजना बनाई जिसके तहत काउंट की बजाय मेरी प्रतिष्ठा को कीमत बनाया जाना था। जब पॉलविच मेरे केबिन में दाखिल हुए तो उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया। अगर मैं उनके लिए जानकारी हासिल कर लूं तो उन्होंने वादा किया कि वे आगे नहीं जाएंगे, अन्यथा रोकोफ, जो बाहर खड़ा था, पसा को सूचित करेगा कि मैं अपने केबिन के बंद दरवाजों के पीछे अपने पति के अलावा किसी और आदमी का मनोरंजन कर रही थी। उसे नाव पर मिलने वाले हर व्यक्ति को बताना था और जब हम उतरे तो उसे अखबार वालों को पूरी कहानी बतानी थी। क्या ये बहुत भयानक नहीं था? लेकिन मैं मॉन्सियर पॉलविच के बारे में कुछ जानती थी, जो सेंट पीटर्सबर्ग की पुलिस को पता चलने पर उसे रूस में फांसी पर चढ़ा देती। मैंने उसे अपनी योजना को अंजाम देने की चुनौती दी और फिर मैं उसकी ओर झुकी और उसके कान में एक नाम फुसफुसाया। इस तरह, और उसने अपनी उंगलियां चटकाईं, वो पागलों की तरह मेरा गला घोंटने लगा। अगर तुमने हस्तक्षेप न किया होता तो वो मुझे मार डालता। वे जानवर, टार्ज़न बुदबुदाया। वे उससे भी बदतर हैं, मेरे दोस्त, उसने कहा। वे शैतान हैं। मुझे तुम्हारे लिए डर है क्योंकि तुमने उनकी नफरत हासिल कर ली है। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा सावधान रहो। मुझे बताओ कि तुम ऐसा करोगे, मेरे लिए, क्योंकि अगर तुमने मेरे साथ जो अच्छा किया उसके कारण तुम्हें कष्ट उठाना पड़ा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे नहीं डरता, उसने जवाब दिया। मैंने रोकोफ और पॉलविच से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मनों का सामना किया है। उसने देखा कि वह रूए मॉल में हुई घटना के बारे में कुछ नहीं जानती थी, न ही उसने इसका जिक्र किया, क्योंकि उसे डर था कि इससे वह परेशान हो सकती है। अपनी सुरक्षा के लिए, उन्होंने आगे कहा, आप बदमाशों को अधिकारियों के हवाले क्यों नहीं कर देते? उन्हें जल्दी से जल्दी उनका काम तमाम कर देना चाहिए। जवाब देने से पहले वह एक क्षण के लिए हिचकिचाई। 2 कारण हैं, उसने अंत में कहा। उनमें से एक ये है कि काउंट को ऐसा करने से रोकता है। दूसरा, उन्हें उजागर करने से डरने का मेरा असली कारण, मैंने कभी नहीं बताया, केवल रोकोफ और मैं ही इसे जानते हैं। मुझे आश्चर्य है, और फिर वह रुक गई, लंबे समय तक उसे गौर से देखती रही। और तुम्हें क्या आश्चर्य है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें वह बात क्यों बताना चाहती हूँ जो मैंने अपने पति को भी बताने की हिम्मत नहीं की। मुझे विश्वास है कि तुम समझोगे और तुम मुझे सही रास्ता बता सकते हो। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे बहुत कठोर तरीके से नहीं आंकोगे। मुझे डर है कि मैं एक बहुत ही खराब न्यायाधीश साबित होऊंगा, मैडम, टार्ज़न ने जवाब दिया, क्योंकि अगर आप हत्या के दोषी होते तो मुझे कहना पड़ता कि पीड़ित को इतना मीठा भाग्य मिलने के लिए आभारी होना चाहिए। ओह, प्रिय, नहीं, उसने कहा, यह इतना भयानक नहीं है। लेकिन पहले मैं तुम्हें वह कारण बताऊंगी जिसके कारण काउंट ने इन लोगों पर मुकदमा नहीं चलाया। फिर, अगर मैं हिम्मत रख सकती हूँ, तो मैं तुम्हें असली कारण बताऊंगी कि मैंने ऐसा करने की हिम्मत क्यों नहीं की। पहला कारण यह है कि निकोलस रोकोफ मेरा भाई है। हम रूसी हैं। जब से मैं याद कर सकती हूँ, निकोलस एक बुरा आदमी रहा है। उसे रूसी सेना से निकाल दिया गया था, जिसमें वह कप्तान था। कुछ समय के लिए एक कांड हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह आंशिक रूप से भुला दिया गया, और मेरे पिता ने उसके लिए गुप्त सेवा में एक पद प्राप्त कर लिया। निकोलस पर कई भयानक अपराध थोपे गए हैं, लेकिन वह हमेशा सजा से बचने में कामयाब रहा है। हाल ही में उसने अपने पीड़ितों को ज़ार के खिलाफ देशद्रोह का दोषी ठहराते हुए झूठे सबूत पेश किए हैं, और रूसी पुलिस, जो हमेशा किसी पर भी इस तरह का अपराध थोपने के लिए तैयार रहती है, ने उसके बयान को स्वीकार कर लिया है और उसे दोषमुक्त कर दिया है। टार्ज़न ने पूछा, क्या आपके और आपके पति के खिलाफ किए गए अपराधों ने उन सभी अधिकारों को खो नहीं दिया है जो रिश्तेदारी के बंधनों के तहत उसे मिल सकते थे? ये तथ्य कि आप उसकी बहन हैं, उसे आपके सम्मान को धूमिल करने से नहीं रोक पाया है। मैडम, आपको उसके प्रति कोई वफादारी नहीं करनी है। लेकिन एक और कारण भी है। अगर मैं उसके प्रति वफादारी नहीं रखता, भले ही वह मेरा भाई हो, तो मैं इतनी आसानी से उस डर को नहीं नकार सकता जो मैं उसके मन में रखता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में एक निश्चित घटना हुई है जिसके बारे में वह जानता है।
मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ, उसने कुछ देर रुकने के बाद फिर से कहा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरे दिल में तुम्हें जल्दी या बाद में बताने की इच्छा है। मैंने एक कॉन्वेंट में शिक्षा प्राप्त की। वहाँ रहते हुए मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे मैं एक सज्जन व्यक्ति मानती थी। मैं पुरुषों के बारे में बहुत कम या कुछ भी नहीं जानती थी और प्यार के बारे में तो और भी कम। मैंने अपने मूर्ख दिमाग में यह बात डाल ली कि मैं इस आदमी से प्यार करती हूँ, और उसके आग्रह पर मैं उसके साथ भाग गई। हमारी शादी होने वाली थी। मैं उसके साथ सिर्फ 3 घंटे ही रही, दिन के समय और सार्वजनिक स्थानों पर, रेलवे स्टेशन और ट्रेन में। जब हम अपने गंतव्य पर पहुंचे जहां हमारी शादी होनी थी, तो ट्रेन से उतरते समय 2 अधिकारी मेरे साथ आए और उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया, लेकिन जब मैंने अपनी कहानी बताई तो उन्होंने मुझे हिरासत में नहीं लिया, सिवाय इसके कि मुझे एक मैट्रन की देखरेख में कॉन्वेंट में वापस भेज दिया। ऐसा लग रहा था कि जिस आदमी ने मुझे लुभाया था, वह कोई सज्जन व्यक्ति नहीं था, बल्कि सेना से भगोड़ा था और साथ ही सिविल न्याय से भगोड़ा था। यूरोप के लगभग हर देश में उसका पुलिस रिकॉर्ड था। इस मामले को कॉन्वेंट के अधिकारियों ने दबा दिया। मेरे माता पिता को भी इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन निकोलस ने बाद में उस आदमी से मुलाकात की और पूरी कहानी जान ली। अब वह धमकी दे रहा है कि अगर मैंने उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं किया तो वह काउंट को बता देगा। टार्ज़न हंसा। तुम अभी भी एक छोटी बच्ची हो। तुमने मुझे जो कहानी सुनाई है, उसका तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर तुम दिल से छोटी बच्ची नहीं होती तो तुम्हें ये पता होता। आज रात अपने पति के पास जाओ और उसे पूरी कहानी बताओ, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे बताई है। अगर मैं बहुत गलत नहीं हूं तो वह तुम्हारे डर पर हंसेगा और तुम्हारे उस प्यारे भाई को जेल में डालने के लिए तुरंत कदम उठाएगा, जहां उसका हक है। काश मैं हिम्मत कर पाती, उसने कहा, लेकिन मैं डरती हूँ। मैंने पुरुषों से डरना बचपन से ही सीख लिया था। पहले मेरे पिता, फिर निकोलस, फिर कॉन्वेंट के पिता। मेरी लगभग सभी सहेलियां अपने पतियों से डरती हैं, मैं अपने पतियों से क्यों न डरूं? ये सही नहीं लगता कि महिलाओं को पुरुषों से डरना चाहिए, टार्ज़न ने कहा, उसके चेहरे पर उलझन का भाव था। मैं जंगल के लोगों से बेहतर परिचित हूँ, और वहाँ अक्सर ऐसा ही होता है, सिवाय काले लोगों के, और मेरे ख्याल से वे ज़्यादातर मामलों में जानवरों से भी नीचे हैं। नहीं, मैं समझ नहीं पाता कि सभ्य महिलाओं को पुरुषों से क्यों डरना चाहिए, जो कि उनकी रक्षा के लिए बनाए गए प्राणी हैं। मुझे ये सोचकर भी नफरत होगी कि कोई भी महिला मुझसे डरती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला तुमसे डरेगी, मेरे दोस्त, ओल्गा डी कुडे ने धीरे से कहा। मैं तुम्हें बहुत कम समय से जानती हूँ, फिर भी यह कहना भले ही मूर्खतापूर्ण लगे, तुम ही एकमात्र ऐसे आदमी हो जिनसे मैं कभी नहीं डरना चाहती। ये भी अजीब है, क्योंकि तुम बहुत मजबूत हो। मुझे आश्चर्य हुआ कि तुमने उस रात मेरे केबिन में निकोलस और पॉलविच को कितनी सहजता से संभाला। यह अद्भुत था। जब टार्ज़न कुछ समय बाद उसे छोड़कर जा रहा था, तो उसे उसके हाथ के दबाव पर थोड़ा आश्चर्य हुआ, और जिस दृढ़ आग्रह के साथ उसने उससे वादा करवाया कि वह कल फिर से आएगा। जब वह उसे अलविदा कह रही थी, तब उसकी आधी आधी ढकी हुई आंखों और सुंदर होठों की याद उसके साथ दिन भर बनी रही, जब वह उसके चेहरे पर मुस्कुरा रही थी। ओल्गा डी कुए एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी, और टार्ज़न ऑफ द एप्स एक बहुत ही अकेला युवक था, जिसके दिल को उस उपचार की जरूरत थी जो केवल एक महिला ही दे सकती है। टार्ज़न के जाने के बाद जब काउंटेस कमरे में वापस लौटी, तो उसने खुद को निकोलस रोकोव के सामने पाया। तुम यहाँ कितने समय से हो? वो उससे दूर हटते हुए चिल्लाई। तुम्हारे प्रेमी के आने से पहले से, उसने एक बुरी नज़र से उत्तर दिया। रुको, उसने आदेश दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात कहने की अपनी बहन से? ठीक है, मेरी प्यारी ओल्गा, अगर वह तुम्हारा प्रेमी नहीं है, तो मेरी माफ़ी स्वीकार करो, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है कि वह तुम्हारा प्रेमी नहीं है। अगर उसे औरतों के बारे में मेरी जानकारी का 10वां हिस्सा भी पता होता, तो तुम इसी पल उसकी बाहों में होती। वो एक मूर्ख है, ओल्गा। क्यों? तुम्हारा हर शब्द और हर काम उसके लिए एक खुला निमंत्रण था, और उसे यह समझने की समझ नहीं थी।
महिला ने अपने हाथ कानों पर रख लिए। मैं नहीं सुनूंगी, ऐसी बातें कहना तुम्हारा पाप है। चाहे तुम मुझे कुछ भी धमकी दो, तुम जानती हो कि मैं एक अच्छी औरत हूँ। आज रात के बाद तुम मुझे परेशान करने की हिम्मत नहीं करोगी, क्योंकि मैं राहुल को सब बता दूंगी। वह समझ जाएगा, और फिर महाशय निकोलस, सावधान रहना। तुम उसे कुछ नहीं बताना, रोकोफ ने कहा। अब यह मामला मेरे पास है, और तुम्हारे एक नौकर की मदद से, जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। जब शपथ पत्र के विवरण तुम्हारे पति के कानों में डाले जाएंगे, तो इसमें कुछ भी कमी नहीं होगी। दूसरे मामले ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, अब हमारे पास काम करने के लिए कुछ ठोस है, ओल्गा। एक असली मामला, और तुम एक भरोसेमंद पत्नी हो। शर्म करो, ओल्गा। और वो क्रूर हंसा। इसलिए काउंटेस ने अपनी काउंट को कुछ नहीं बताया, और मामला पहले से भी बदतर हो गया। एक अस्पष्ट भय से उसका मन एक बहुत ही ठोस भय में बदल गया। ये भी हो सकता है कि विवेक ने इसे अनुपात से बाहर बढ़ाने में मदद की हो।